नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खास पेशकश देख रहे हैं आप। बात होगी बिहार की और सत्ता से पहले संग्राम की। जी हां, बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। वहीं बिहार में महागठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर एक नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा द्वारा तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे को लेकर उठाए गए सवालों पर आरजेडी तमतमा गई है। राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी कारी शोएब ने अजीत शर्मा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अजीत शर्मा की क्या औकात है जो ये तय करें कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। ये फैसला तो बिहार की जनता करेगी। कारी शोएब ने साफ कहा कि अजीत शर्मा का व्यक्तिगत बयान है। राहुल गांधी या कांग्रेस आलाकमान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। वहीं आरजेडी विधायक अख्तरुल ने कहा कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं और इसमें कभी कोई संशय था ही नहीं। तेजस्वी ने अपनी ताकत और जन समर्थन के दम पर पूरे महागठबंधन को जीत दिलाने की पूरी क्षमता रखी है। इसी बीच बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि कल जिस तरीके से सदन में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की फजीहत की थी, उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस से तेजस्वी के मुख्यमंत्री चेहरा होने पर आपत्ति जता दी। लिहाजा एक ओर जहां कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री फेस पर सवाल उठाया है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने यह साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। बात हो रही है बिहार की और बिहार में सियासी तकरार की, लेकिन जिस तरह से यह लड़ाई महागठबंधन के बैनर तले लड़ने वाले दो कुनबों के बीच अब कहीं न कहीं सामने आ रही है, उससे बीजेपी मौजूदा घटनाक्रम से काफ़ी गदगद है। उसे लग रहा है कि उसका रास्ता तो और आसान होता हुआ चला जा रहा है। और ऐसे में अब यह बात निकल कर सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने जो कहा क्या वह उनका व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि राहुल गांधी या पार्टी आला कमान ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। ये सब सोचने में व्यस्त है। लेकिन एक तरफ जहां तेजस्वी यादव महागठबंधन के तरफ से या आरजेडी के तरफ से कम तो कहाँ ही जा सकता है, वह सबसे कदावर नेता है और अगले मुख्यमंत्री का फेस हैं, उनके ही उस फेस पर सवाल या निशान है। और बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच ये तकरार और इसके क्या मायने हैं, कहीं यह तकरार संग्राम में ना परिवर्तित हो जाए, और यदि ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, इन तमाम समीकरणों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे साहब जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा साहब और बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ भूपेंद्र सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत पांडे साहब आप ही के साथ। देखिए, आप राष्ट्रीय पार्टी है, सब जानते हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के सपोर्ट, उनके समर्थन या उनके प्रतिनिधित्व के बिना यदि मैं राज्य स्तरीय बात करूं तो वहां पर आपकी दाल गलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, खासकर यदि पूर्व के कुछ राज्यों की बात करें तो। हमने झारखंड में भी देखा है, जेएमएम के बिना यह संभव नहीं है। हालांकि अपेक्षाकृत वह सीट भी ज़्यादा देते हैं, आप ज़्यादा सीटों पर जीतते हैं। लेकिन बिहार में जब सब यह सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर देगा तो कांग्रेस और आरजेडी ही देगी, साथ में वाम दल भी जुड़ जाएंगे, तो जेडीयू तो पहले से ही आपके पाले में आप लाने की कोशिश करते हैं। आप, या कहने का मतलब है महागठबंधन, लेकिन उनका जब जिस पे जी आता है अब नीतीश बाबू जाते हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे। अभी जो है लेटेस्ट सियासी ड्रामा में कहूँ जो हो रहा है, जहां आपके ही ऊपर लोग कह रहे हैं, आपके एक नेता हैं अजीत शर्मा जी, उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। अब वार पलटवार आप आपस में लड़ेंगे तो बिहार में जितना आसान होगा, क्या हरियाणा में भी यही हुआ, दिल्ली में भी यही हुआ, अगली बारी बिहार की विपक्ष में ही बैठना है क्या? पांडे साहब।
देखिए, जब ऐसी बातें होती हैं तो जब नेताओं की बातों पे हम लोग जाते हैं तो आधिकारिक तौर पे अभी तक इससे कोई बयान नहीं आया है और ये अजित शर्मा जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। और दूसरी बात एक और मैं कह देना चाहता हूं कि चूंकि इसमें कोई भी प्रक्रियागत अगर बातें करें तो वास्तव में चुनाव के बाद ही विधायकों के द्वारा विधायक दल का नेता चुना जाता है, वही मुख्यमंत्री के चेहरे होते हैं। तो इसमें कोई गुरेज नहीं है हम लोगों को ये एक्सेप्ट करने में कि अभी चुनाव से पहले इस तरीके की बातें होने से कोई जमीनी हकीकत इसमें कुछ नहीं दिख रही है। और सीधे सीधे ये चीज है कि बिहार में मजबूती के साथ राजद भी अपने संगठन को मजबूती दे रही है, कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, वाम दल भी लगातार रैलियों के माध्यम से और जनसंपर्क के माध्यम से वो भी मजबूत हो रहे हैं। तो हमारा जो महागठबंधन बना हुआ है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि अभी सत्र चल रहा है, सत्र के नेता कौन है, इसमें तो कोई विवाद की स्थिति नहीं है कि तेजस्वी जी को कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं है वो हमारे नेता, विपक्ष के नेता वही है। और जैसे देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं तो वहां पे भी विवाद की स्थिति नहीं है। तो ऐसी चीजों पे अगर हम लोग बात करें तो हमेशा संवैधानिक तरीकों से चलने वाली पार्टियां संवैधानिक तरीकों से, न्यायिक तरीकों से बातें रखती हैं। और इसमें चुनाव को लेके अभी तो हम लोग कयासबाजियों के ही दौर में है कि गठबंधन क्या होगा, आने वाले समय में स्वरूप बदलेगा, आने वाले समय में हो सकता है कि महागठबंधन का स्वरूप वो सब छोड़िए पांडे साहब, यह बताइए कि आप छोटे बड़े भाई की भूमिका छोड़ दीजिए, कौन छोटा भाई होगा बड़ा भाई होगा। असली सवाल तो अब यही है कि दोनों भाई तो रहेंगे ना आने वाले समय में, कि कहीं वही सियासी ड्रामा जो हम लोगों ने देखा है बहुत जगह पिछले राज्यों में वही हो जाएगा, भाई भाई ना रहा, ये भी हो सकता है क्या? ये सब चीज भविष्य की बातें हैं और भविष्य में राजनीति में मैं सीधे सीधे कहूंगा कि यहाँ की स्थिति ये है कि हम लोग बार बार कहते हैं, जैसे देश में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाए और नीतियों को भूल जाया जाए तो ये गलत होता है लोकतंत्र के लिए। वैसे ही हम लोगों ने मुद्दे को रखा है यहाँ पे भी कि हम नीतियों पे चुनाव लड़ेंगे। नीतीश जी की नीतियां गलत हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में है तो वो गलत है। और हम लोग की नीतियां जो है वो सीधे सीधे है कि तेजस्वी जी लगातार मुद्दों पे आ रहे हैं, युवाओं के मुद्दों पे, किसानों के मुद्दे पे, गरीबों के मुद्दे पे वो लगातार मुखर रहते हैं, महिलाओं के मुद्दे पे। तो इसलिए हम लोग मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और जो मुद्दे पे मजबूती से चुनाव लड़ेगा, जो मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेगा, नीतिगत फैसलों के साथ चुनाव लड़ेगा, जो आगामी नीतियों को निर्धारित करते हुए चुनाव लड़ेगा, हम लोग उनके नेतृत्व में हैं और सब लोग मिलजुल के हैं। स्नेहाशीष साहब, इसका मतलब आपको लग रहा है कि ये जो बयान है वो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, ये व्यक्तिगत बयान है अजीत शर्मा साहब का? देखिए, ये ऑफिशियल बयान प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश प्रभारी जी हैं, राष्ट्रीय नेता हैं हमारे, वो ऑफिशियल बयान देने के लिए, क्योंकि अभी ऐसी कोई बातें हो नहीं रही है, अभी सांगठनिक मजबूती की बातें हो रही है कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। इसलिए ऐसी बयानबाजियों से बचना भी चाहिए, सभी को बचना चाहिए, मुझे भी बचना चाहिए। और रही बात इस चीज को समझने की जरूरत है कि नीतियों पे चुनाव होता है। यही तो बात है पांडे साहब, आप लोग के इतने सीनियर नहीं, आप लोग के इतने सीनियर लीडर हैं, अजीत शर्मा भी पहले के विधायक, सांसद, इतने बड़े नेता ये सब बयान दे देते हैं, आप लोग को पता नहीं चलता है, उसके बाद कहना पड़ता है कि बचना चाहिए, ये करना चाहिए। सीखना तो चाहिए भारतीय जनता पार्टी से भी, आप लोग को थोड़ा देखिए कि कुछ नहीं होता है, डिकोरम मतलब डिकोरम, यहाँ सब बड़े हैं, सब कुछ बोल देते हैं, फिर बाद में आकर के मरहम पट्टी करना पड़ता है। बोलिए। अभी इन बातों पर कयासों का दौर है ये, और सीधे सीधे बात मैं बार बार कहूंगा कि चेहरे पे चुनाव नहीं होता है, नीतियों पे चुनाव होता है। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की इस देश में रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग लगातार वैसे मुद्दों पे जो आम जनता से जुड़ा है उससे हम लोग मुखर है, तेजस्वी जी भी मुखर है और तेजस्वी जी के साथ हमारे विपक्ष के नेता अभी कौन है? सब में बैठे हुए, सब मुखर है, सब मुखर है। नहीं ठीक है, सब मुखर है। तो देखिए सिन्हा साहब, आप भी जुड़े ही हुए हैं आरजेडी के तरफ से, सब कुछ ठीक है तो फिर कंफ्यूजन कहाँ है? किसी का कोई पर्सनल कमेंट है, ओपिनियन है, जो भी सब बात है सब ठीक है। आप लोग को तो लोग देखते हैं एक भूमिका में कि भाई मिल के साथ में लड़िएगा, आपस में ही। मान लीजिए किसी ने कुछ कहा, ठीक है कह दिया, थोड़ी ना ऑफिशियल स्टैंड है। पांडे साहब कह रहे हैं, पार्टी के आला कमान के तरफ से थोड़ी वो स्टैंड है। आप लोग भी कोई कुछ कह देता है, आप लोग सुनते हैं, फिर पलटवार करने लगते हैं, अब मजा हो जाता है भारतीय जनता पार्टी को। सिन्हा साहब बोलिए। नहीं कुणाल जी, हम लोगों के बीच में कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। हम लोग
2020 बिहार विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा था कि हम लोग साथ में लड़े थे। महागठबंधन में जो शामिल दल थे उस समय और आज भी जो महागठबंधन में शामिल दल हैं, हम लोग साथ में मिलकर के लड़ेंगे। तो कौन पैदा कर रहा है कंफ्यूजन? कंफ्यूजन नहीं है तो उधर से अजीत शर्मा का नाम आता है, आपके भी व्यक्ति हैं कारी शोएब साहब, वो भी धड़ से पलटवार कर देते हैं, तो कंफ्यूजन तो हो ही रहा है, भले आप माने न माने। अब कुणाल जी, पूरी बातों को जब तक आप नहीं लेंगे, कहिए, सुनाइए, बताइए, तब तक कैसे क्लियर होगा? बताइए। ये बातें साफ और स्पष्ट है कि महागठबंधन में जो शामिल दल हैं उनके शीर्ष नेतृत्व ही नीतिगत फैसला करते हैं। ये बातें आज नहीं, पहले भी कई डिबेटों में आपके सामने भी हमने कहने का काम किया है और यही चीजें होती भी हैं, लागू भी यही होती है कि अंतिम निर्णय जो होता है किसी भी चीज पर, जो नीतिगत बातें होती हैं उस पर शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और आपने देखा था कि 18 जनवरी को जब राहुल गांधी जी पटना आए थे, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। उसी दिन हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी मौर्या होटल में, वहां पे तेजस्वी जी से भी मुलाकात होती है। फिर आपने देखा कि 10 सर्कुलर रोड में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, श्रीमती राबड़ी देवी जी से, और एक पारिवारिक संबंध में, एक पारिवारिक माहौल में मुलाकातें होती हैं। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत और परेशानी जो है वो एनडीए के भीतर है। और रहा सवाल शर्मा जी का जो बयान है, तो देखिए ये महागठबंधन, ये जो कांग्रेस के हैं विधायक हैं, वो अगर व्यक्तिगत कोई बयान देते हैं तो ये उनकी अलग बात है, लेकिन जब तक, अभी देखिए हमने स्नेहा शीर्ष जी का भी हम सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी सारी चीजों को क्लियर करने का काम किया। कहीं कोई इफ बट है नहीं। इफ बट कहाँ है? इफ बट है एनडीए में, वहां से लगातार जो बयानबाजी होती है, उनके तो शीर्ष नेतृत्व ही नीतीश कुमार जी के चेहरा पर बोल दिए कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में जो है हम संसदीय बोर्ड में तय करेंगे। अब उसके बाद कितनों नीचे के स्तर के जो है नेता कुछ भी बोलते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमारे महागठबंधन में कोई भी शीर्ष नेतृत्व ने कभी कोई सवाल या कभी कोई इस प्रकार की बातें कहने का काम किया है क्या? तो और हमारे पार्टी में भी आपने देखा था, उस पर आप लोगों ने डिबेट भी कराया था कि जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें स्पष्ट था कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही अधिकृत हैं इन सब चीजों के लिए नीतिगत फैसले लेने के। चलिए, वो तो ठीक है। अब भूपेंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक। देखिए सिंह साहब, स्पष्ट सवाल आपसे भी है। आपने पांडे साहब को सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपने सिन्हा साहब को सुना, आरजेडी के प्रवक्ता, दोनों कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। आप बताइए, क्या बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में या फिर मौजूदा दौर में सब कुछ ठीक है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में? देखिए कुणाल जी, इसमें ये कहना कि ठीक है नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि बड़ा भाई और छोटा भाई की भूमिका में कौन रहेगा। अब देखिए कि अब विधानसभा के चुनाव या लोकसभा का चुनाव जो देखा है हमने, तो विधानसभा में जहाँ पे कांग्रेस जीते जैसे हरियाणा में जीते रह गई, और दिल्ली का जो चुनाव देखा, दिल्ली के चुनाव में उसने आपको ये बता दिया कि हम जीत नहीं सकते लेकिन आपसे हम सत्ता तो सीख सकते हैं। तो अगर इसका संदेश ये दिया गया कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारा हर जगह वोटर है, हर जगह हमारा संगठन है पूरे भारत में, और कांग्रेस का एक संगठन निश्चित रूप से है, लेकिन भले वो जीत, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस को मैनेज नहीं करेगा तो डैमेज हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो ही संदेश है कि ये जो आगे जाके जो रूपरेखा चुनाव की तारीखें आएंगी, इससे पहले सीट का बंटवारा होगा, तो सीट के बंटवारों से पहले का गेम नहीं है कि ये तय करना कि हमारी भागीदारी हमारी सुनिश्चित की जाए। आप हमारे बिना अगर लड़ेंगे तो वैसे ही हाल होगा जैसे दिल्ली में हुआ। तो इसके लिए तेजस्वी जी, लेकिन तेजस्वी जी वहाँ पे अपनी जो मीडिया की उनकी जो रैंकिंग आई है वो 40% और अच्छी आई है, तो इस कारण उनका संगठन भी बहुत मजबूत है। वो सोच रहा है कि हम अपने आप निकाल लेंगे, लेकिन जब चुनाव की तिथियां घोषित होंगी और चुनाव की समीक्षा होगी और सीटों का बंटवारा होगा, तो उस समय निश्चित रूप से समन्वय की भावना रखना पड़ेगी अगर सत्ता में बात की उनको करना है। और अगर नहीं करना है तो फिर तो क्या है कि बीजेपी इतना बड़ा संगठन है और उनका एनडीए इतना बड़ा ग्रुप है, वहां पे तो एक व्यक्ति ये नहीं बोलता है। और तो ये जो डोमेन में जब बातें आती हैं तो मीडिया इनको इन्फ्लुएंस करता है, और जिसके कारण इन लोगों की पार्टियों के संगठन के लोग घेरे में आते हैं, और जिसके कारण उनकी ये बात तय करनी पड़ती है कि क्या अंदर सब कुछ सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, तो उसके लिए क्या है।
तो इससे कारण जो वोटर, जो कलेक्टेड वोटर होता है, वो फिर भ्रमित होने लगता है कि वो स्थिति, तो उन्होंने कहा कि फिर वो स्थिति के लिए पॉइंट करने लगता है जो सरकार चल रही है उसकी। तो ये बहुत बारीकी चीजें हैं, इन चीजों से चुनाव के परिणाम प्रभावित होते हैं, आगे की समीक्षाएं प्रभावित होती हैं। तो ये सब चीजें संगठन को कंट्रोल करना चाहिए कि हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, उनको उस लेवल पे, किस लेवल पे क्या बोलना है, क्या है जो कहा जाता है उस लेवल पे। वो हो सकता है कि संगठन के प्रति निष्ठा के रूप में बोल रहे हो या अपने नेताओं की तारीफ के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसका जो डोमेन में जो रिजल्ट आता है वो निगेटिव आता है, क्योंकि वहाँ ठीक नहीं है। तो ये इसके लिए सिर्फ आपको सफाई लेनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, जो परिणाम होता है, जो मतदाता की उसमें जाता है, तो वो ये आ जाता है कि यहाँ तो कंट्रोल ही नहीं किसी चीज की। और यही देखिए आप एनडीए में कुछ नहीं है, बस वहाँ पे सीधे सीधे टेबल पे अंदर बात होती है। हम लोगों को ये नहीं पता रहता, मीडिया वाला जब से 14 की सरकार आई है मोदी जी की, जब से यही पता नहीं चलता। नहीं, सही बात कह रहे हैं आप। हम लोगों को तो वही पता चलता है जो बताया जाता है और कुछ पता नहीं चलता। तो ये जो प्रबंधन है, जो ये मैनेजमेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें एक सहमति होना कि जो हमारा संगठन अंदर कहेगा वही, और जो लोग कहने वाले हैं वही कहेंगे। और यहाँ तो कहने वाले भी लोग नहीं है, अधिगत नहीं है, और इस तरह से ये डैमेज कर रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से परिणाम राजनीतिक रूप में इनके अनफेवर में जाएंगे। और एक इतने साल से लगातार 27 साल से जो सरकार बनी हुई है, उसका एक का जो मैनेज जाना है वो भी एक कैसे जाएगा। तो ये सब चीजें देखनी चाहिए। नहीं, ठीक कर रहे हैं आप। और यही हाँ, बोलिए जी, जो बारीकियां हैं, उन्हीं बारीकियों को पर ही पूरा चुनाव लड़ा जाता है। वो तो बात की फील्ड की सीट तो अंदाज में लड़ी जाएगी, लेकिन जो माहौल बनाया जाता है, और माहौल बनाने में मैं देखता हूँ इंडिया ब्लॉक, क्या आप चाहे जब भी देखिए तो उन्होंने लोकसभा चुनाव साथ में लगे, विधानसभा हट के लड़े, और फिर इस तरह से ये कैसा ब्लॉक है, ये कैसा तालमेल है, ये नहीं, और वैसे भी नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। वैसे भी जो पूरी चुनाव है वो परसेप्शन की ही तो लड़ाई है। अब देखिए पांडे साहब, देखिए अब आपने भी सुना भूपेंद्र सिंह साहब को। अब यह भी बात है, देखिए दिल्ली में आपने चुनाव लड़ा भाई, वहां पे आपके आत्मविश्वास से आप लबरेज, आप यू हैड अ पॉइंट टू प्रूव कि हम दिखाना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस को इग्नोर कीजिएगा तो क्या होगा। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। क्या आप उसी पद्धति पर ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं बिहार में? क्योंकि बिहार में यदि आप सोचने की कोशिश करेंगे तो बिहार में यही सोच आप पर बैकफायर भी हो सकती है। पिछले ही आंकड़े उठा के देख लीजिए, 70 सीटें मिली थी ना, 70 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए। उसमें आपका स्ट्राइक रेट क्या था? अब भाकपा माले वहाँ पे अलग, CPI-ML वाले लोग, वाम दल, वो खफा हो जाते हैं कि भाई इतना सीट हमको दे दिए रहते तो हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते। तो यहाँ पे जो पूरा एडजस्टमेंट होना है अब की आने वाले चुनाव में, उसमें क्या फिर वही डिमांडिंग रहिएगा, एडजस्टिव होइएगा, या कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा? क्या कीजिएगा? देखिए, जब तुलनात्मक बातें होती हैं 70 में 19 की, तो ये बताना पड़ेगा कि जो वोट पड़े हैं वो निश्चित तौर पे हमारा कुछ वोट कम रह गया, विनिंग वोट हम लोग नहीं पाए। ये लेकिन कह देना पूरी तरीके से कि मजबूती से हम लोग नहीं लड़े, हमारे चलते सरकार नहीं बनी, ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति हो जाती है। और फिर वैसे ही नेताओं के बयानबाजियों में उलझ के रह जाती है जनमत कि आखिर क्या हुआ नहीं हुआ। कयासों का दौर है, इसमें इस चीज को बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि जब बातें आती हैं, जब एनडीए बोल रही है बार बार कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पे कोई चर्चा नहीं होती है। और हमारे यहाँ भी अगर आंतरिक लोकतंत्र है हम लोग के यहाँ तमाम लोग बातें रखते हैं, अपने मजबूती से रखते हैं। सब लोग फोरम बना हुआ है, पार्टी में फोरम बने हुए हैं, वहाँ फोरम पे बातों को रखना होता है। मीडिया में जो बातें आती है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी चर्चा का विषय रहती है। बहुत सारे आम कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत उहापोह वाली हो जाती है। मैं इस बात से विरोध नहीं करूंगा, और इस बात को भी मैं कहना चाहूंगा कि संगठन को मजबूत करने के पीछे काम चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, और संगठन को बिहार में मजबूती से खड़ा करने की जो कवायद है उसमें सभी नेता लगे हुए हैं, आम कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेता तक लगे हुए हैं। और सबके मन में ये चीज भावनाएं आती है कि 1990 वाली, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी ही बार बार कहते हैं ये बात को कि 1990 वाली कांग्रेस हमें वापस लाना है इस बिहार में।
तो निश्चित तौर पर सांगठनिक मजबूती पे बात हो रही है, और सांगठनिक ठीक। मजबूती जब आएगी तो हम उस पे एकदम खुल के मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद हम लोग अपने सहयोगियों के बीच में हम लोग बोल सकते हैं कि कितनी सीटें चाहिए। हो सकता है 70 से ज्यादा भी मांग ले, हाँ। हो सकता है 70 से कम भी रहे। नहीं, ठीक है, कहें ना। इस बात को कोई बहुत ज्यादा कयास हाँ। मतलब उलझाने वाली बात नहीं है। हाँ, जब बैट्समैन मैं तो मजबूत सीधे होता है बोल रहा तभी तो वो रन हूँ भी कि बनाता है। नहीं, ठीक कहें आप। बिल्कुल, हाँ। प्रैक्टिस आप सही कीजिएगा, ठीक। आप सही जगह मैच खेलिएगा, सही मंच पे अपनी बातों को रखिएगा, तो उसका एक निदान भी होता है। नहीं, इस तरीके की बातें ये हो बात रही आपकी ठीक है। नहीं, ठीक है। कहे आप पांडे साहब। और आपने चूंकि 1990 का जिक्र कर ही दिया है, तो सिन्हा साहब, ये 1990 के पहले वाले समय को लेकर के ही पूरा बवाल और घमासान मचा हुआ है। आप लोग भी तो वही पुराने वक्त को बार बार इंगित कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। इशारा तो साफ है, कांग्रेस ने को कहीं ना कहीं गुनहगार आप बता रहे हैं, क्योंकि उसके पहले का दौर किसका था सबको पता है। ऐसे में यदि जब मिल बैठ करके काम करने के समय में एक दूसरे की गलतियों को कुरेदिएगा, तो कहीं ना कहीं दर्द तो होगा। क्या वही दर्द इन तमाम कार्यकर्ताओं की जुबान से व्यक्त हो जाता है? और यदि ऐसा होगा तो आगे क्या होगा? नहीं कुणाल जी, आपने इसमें दो बातें हैं। बोलिए। बातें तो हैं जो आपने कहा कि 1990 के पहले जब चले जाते हैं, मतलब आपका इंडिकेशन है कि हमारे नेता ने अभी सदन में जो वक्तव्य दिया है, उसी के बाद ना सारा रिएक्शन आ रहा है सर। कांग्रेस भी तो उसी लिए रिएक्ट कर रही है। बोलिए। समझ गए सर, आपकी एक लाइन में ही मैंने समझ लिया कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप 1990 के पहले, अभी देखिए स्नेहाशीष जी ने कहा कि हमें संगठन को, अपने संगठन को मजबूत करना है। हर दल जो राजनीति में है वो चाहती है कि हम अपना संगठन मजबूत रखें, और मजबूती से काम करना भी चाहिए, इसमें कहाँ कोई दो राय है। आपने जो अभी कही, अभी हमारे नेताजी का जो वक्तव्य पर जो आपने कहा, तो ये देखिए ये कब होता है, जब एनडीए के लोग बार बार जो है 2005 के पहले की बात करते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि आजादी के पहले की भी बात क्यों नहीं कर लेते हैं कि आजादी किन लोगों ने दिलाने का काम किया। बहुत सारी चीजें हैं। तो आप जो है, अगर आदमी जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको तुलना करना चाहिए, बिहार की तुलना होनी चाहिए उन विकसित राज्यों से, कि विकसित राज्य अगर आगे बढ़े हैं तो क्या जैसे बिहार उस दृष्टिकोण से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, कहाँ क्या कमियां रह गई हैं, उसको लेकर के हमको तुलनात्मक। चलिए छोड़िए उसे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए आपको इंस्टिगेट करता है तब आपको जवाब देना पड़ता है। मैं तो आपसे स्पष्ट पूछ रहा हूँ, अटैकिंग काहे नहीं खेलते हैं? हमेशा डिफेंसिव खेलिएगा। कोई कुछ बोलेगा तब कीजिएगा, आप ही अटैकिंग खेलिए। कुणाल जी, इस पर भी मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो जन समस्याएं हैं, जो ज्वलन समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आप 2020 बिहार विधानसभा का भी आज चुनाव देख लीजिए। जो प्रमुख मुद्दा था बेरोजगारी, उसको हमारे नेता ने इंगित कर उस पर काम करने की बातें कहने का काम किया था कि कैसे हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। यही एनडीए सरकार जो है नियोजित शिक्षक और संविदा पर बहाल करती थी। लेकिन हमारे नेता का यह प्रण था, यह विश्वास था कि हम जो आएंगे सरकार में तो हम बीपीएससी के माध्यम से सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और आपने देखा कि 17 माह के अल्पकाल में महागठबंधन की सरकार में हम लोगों ने उन सब चीजों पे काम करने का काम किया है। आपने सोचा कि कभी मिशन परिवर्तन, मिशन 60, मिशन बुनियाद। अरे तो यही तो बात है सिन्हा साहब। कहते हैं ना, लड़ते तो सैनिक ही हैं, नाम ले जाता है सेनापति। कौन था सेनापति उस समय? तो नीतीश बाबू थे ना भाई, तो वो भी क्रेडिट लेते हैं। बिहार की जनता जो है ना कुणाल जी, उस समय जब 2020 में हमारे नेता ने जब घोषणा किया था, तब यही सेनापति क्या कहते थे कि कहता है नौकरी देंगे, कहाँ से लाएगा पैसा, नौकरी कहाँ से देगा, बाप के घर से देगा। बहुत सारे शब्दों का यही सेनापति ने कहने का काम किया था। लेकिन जब हम सरकार में जाते हैं, अपने विजन को, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जब काम करने पे उतारू होते हैं, तो हम काम करने में और करवाने में भी सफल होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहले किला तो फतह कीजिए। सिंह साहब, अब देखिए एक क्लोजिंग कमेंट आप भी दे दीजिए। कौन किसकी सेना है, कौन सेनापति है, लेकिन एक चेहरा है जो एनडीए के पास, भले उसे वो एक्सेप्ट करे, बाद में चेंज करे, जो करे, वो पर्दे के पीछे पर्दे के सामने दोनों है, वो है नीतीश कुमार। लेकिन यह जो आरजेडी के तरफ से सीएम फेस का प्रोजेक्शन है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या कांग्रेस इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर पाएगी, या फिर भविष्य में कुछ अपना भी उनका कुछ प्रोजेक्शन हो सकता है? इससे आप इत्तेफाक रखते हैं या सिरे से नकार देते हैं?
बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण, हिंदी बेल्ट के महत्वपूर्ण राज्य है और वहां से फिर आगे की देखिए फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा और इस तरह से उसकी तय सीमाएं होंगी। तो ये महत्वपूर्ण चुनाव है। और देखिए एनडीए के पास, एनडीए का तो साफ कहना है कि हम नीतीश बाबू के चुनाव लड़ेंगे, भले शायद सीएम बाद में घोषित करेगा, वो एक अलग विषय है और उस पर वो कोई नेता उनका बोलता नहीं है, तो ये पे बनता नहीं है। और वो पिछड़ी जाति के नेता हैं और उनके पास मुस्लिम और कुर्मी जाति का एक पैक्ट है जो 13% वोट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और एक उनकी जो छवि है ईमानदारी की, जो इतने साल तक अगर 17 महीने का बाद छोड़ दें जब से सीएम है 27 साल से, तो वो उसकी जो उनकी ईमानदारी छवि, इसमें क्या पक्ष हो चाहे विपक्ष, कोई भी उनकी प्रश्न नहीं उठाता। हाँ, स्वास्थ्य के बारे में जरूर है, लेकिन वहीं अगर इंडिया ब्लॉक के बारे में देखें तो इंडिया ब्लॉक में महत्वपूर्ण है वहाँ तेजस्वी, और तेजस्वी ही चाहेंगे कि और उन्होंने हमेशा यही चाहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हैं उस तरह से तेजस्वी जी हैं, कि हम लीडिंग पार्टी रहेंगे और हम जितनी सीटें कांग्रेस या अपने गठबंधन जो है कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हों और जिन लोगों को हम गठबंधन, मतलब चाहे कांग्रेस हो, वामदल, आरजेडी कोई भी हो, तेजस्वी ही चेहरा रहेंगे, यही ना? तेजस्वी चेहरा रहेंगे। हाँ। और तेजस्वी चेहरा अभी तो ये सुगवाहट है। अभी देखिए ये अगर यह चीज अगर उन्होंने संगठन रूप से और एक मजबूती से नहीं लड़ा तो निश्चित रूप से इसके परिणाम फिर से वो जैसे ही आएंगे। लेकिन अब आगे चुनाव में जब जैसे आती है गर्माहट बढ़ती है उस हिसाब से नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि इंडिया ब्लॉक आरजेडी के नेतृत्व में ही लड़ेगा। कांग्रेस को समझौता करना पड़ेगा और समझौता नहीं करेंगे तो फिर स्थिति उनकी विकराल होगी। बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ, तो वो ये निश्चित है कि वहाँ पे तेजस्वी ही हीरो रहेंगे और आरजेडी ही पार्टी उनकी वो रहेगी और सीएम पद के भी कैंडिडेट रहेंगे। और यहाँ पे तो उनका साफ कहना ही है कि मोदी जी जैसा बड़ा चेहरा है और फिर नीतीश जी बाबू जैसा सुशासन और उनका जो तरह से कहना है वो टारगेट बना रहे हैं उनके स्वास्थ्य और दूसरी चीजों का। लेकिन उनका जो साइलेंट और जब बोलना, दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो उनके पास भी बड़ा चेहरा है बड़ी, लेकिन साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है लगातार सरकार में बने रहना, और सरकार बने रहने से एंटी कंबेंसी जो फैक्टर वो भी है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं, समय का थोड़ा अभाव है, नहीं समझ गए, आप लोगों की पूरी बातों को समझ गए हैं। और देखिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बिहार की जो सियासी पिच है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो अलग है। तमाम कॉम्बिनेशंस वहाँ बनते हैं और तमाम बने बनाए कॉम्बिनेशंस वहाँ फेल भी हो जाते हैं। ऐसे में बात है कन्फ्यूजन की, और कन्फ्यूजन के बादल हटाने की। स्पष्ट तौर पर हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी के नाम पर कोई किंतु परंतु बिहार में तो एटलीस्ट नहीं हो सकता। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।